हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर स्टूडेंट चैनल में। आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक के संग आई हूँ अपने इस चैनल में। और सीटेट में मैं आपको जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उसे कवर करा रही हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ ईवीएस को, क्योंकि ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो बहुत आसानी से कवर हो जाता है, ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी को ईवीएस में पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी आ जाती है ईवीएस में। ठीक है, तो आप 3rd to 5th कोशिश करिएगा उसे पढ़ने की। आज मैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं सीटेट में। संग में मैं ऑप्शन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपके 40 क्वेश्चन समझ लीजिए आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगर हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये मेरे सीटेट में आया था। ठीक है, और उसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। पहला है स्लॉथ, दूसरा है लंगूर, तीसरा है चिंपैंजी, चौथा है पैंडा। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्लॉथ। ठीक है, अब स्लॉथ दिखता कैसे मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारे स्लॉथ जो लटका रहता है उल्टा और 17 घंटे तक सोता है। ठीक है, स्लॉथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीटेट में, बार बार पूछते हैं ये लोग। और स्टेटमेंट देख के भी तो पूछते, मेरे जो सीटेट में आया था तो ऐसे आया था कि कितने घंटे तक सोता है, स्टेटमेंट में ही पूछ लिया गया था। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन जो लंगूर है उसमें आपको देखा होगा आपने, लंगूर बंदर की तरह दिखता है, लंबी सी पूंछ होती है। चिंपैंजी जो सी ऑप्शन है, चिंपैंजी सब बहुत बुद्धिमान पशु माना जाता है। ठीक है, पैंडा देखा होगा आपने, चाइना में बहुत मिलता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर हो गया स्लॉथ। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा है पशुओं की त्वचा पे विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन होते हैं, वो क्यों होते हैं। ए उनकी त्वचा पे बालों के कारण, बी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या डी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो अगर हम इसमें बी देखें, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। मतलब कि अगर हम जहाँ रहते हैं तो हमारे क्लाइमेट का बहुत उसमें रोल होता है। आप देखते होंगे कि पहाड़ों पे जो जानवर होते हैं उनमें बाल बहुत होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि उनको वो ठंडों से वो बच सके। और वैसे भी मनुष्य हो जानवर हो अपने आप को जगह के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, तो त्वचा पे जो पैटर्न होते हैं ना अलग अलग, वो उसकी जलवायु के कारण होते हैं ना। ठीक है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 3rd क्वेश्चन। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। ए ऑप्शन उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी उनमें धूल को हटाने के लिए, सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो अगर आप सी ऑप्शन देखें, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगर कांच की बोतल में थोड़ी सी बूंदें रहेंगी ना पानी की, तो उसमें क्या होगा, पानी में तो बैक्टीरिया होते ही हैं, वो फिर बैक्टीरिया हो जाएंगे और क्या होगा, आपको अचार को ख़राब कर देगा। ठीक है ना, आपने जैसे ब्रेड में देखा होगा, अगर हम ब्रेड में पानी छोड़ देते हैं, पानी लगा दें, उसको छोड़ दें तो उस पर फंगस फफूंद टाइप की जम जाती है। तो इसीलिए हमें नमी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, धूप में उसको रख देते हैं और वो सूख जाता है, फिर अचार को भरते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, मैंने आपको मैप कराया था, उसमें भी शायद ही क्वेश्चन कराया था। चलिए हम लोग मैप पे आ जाते हैं। ये है मैप, तमिलनाडु को ढूंढिए। ये रहा हमारा तमिलनाडु, इसके पास केरल है, आंध्र प्रदेश है। देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 है। देखिए ऑप्शन में ये है। चलिए देखते हैं, ये रहा। देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और डी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वही पास में थे। ठीक है स्टेट, तो यानी कि डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ए झारखंड, बी मिजोरम,
सी मणिपुर और डी मेघालय। अब आप पहले देख लीजिए चिराओ डांस होता कैसे है। ऐसे बांस के जो होती है ना लकड़ियाँ, उसका यूज़ करके करा जाता है। आई थिंक इसमें लोग क्या करते हैं ना, आदमी वो करते हैं, खोलते हैं और बांधते हैं इसको, जो ये बांस की जो होती है, फिर ये लोग डांस करते हैं औरतें से कपड़े पहन के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है हमारा सही? ये हमारा ऑप्शन बी मिजोरम इसका सही है। ठीक है, ये झारखंड है। झारखंड का जो डांस है वो छऊ होता है। ठीक है, ये इसके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि हमारा चिराओ कहाँ का है? मिजोरम का है। ठीक है, और झारखंड का क्या है? हमारा छऊ है। ठीक है, सरहुल है, एक फगुआ ये भी है। ठीक है, झारखंड का सरहुल बहुत ज़्यादा आता है। झारखंड कौन किसका है? झारखंड का सरहुल नाम से बहुत आता है। ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी होता है और मेघालय का लाहो। ये मुख्य डांस है इनके। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, मिजोरम। 6th क्वेश्चन है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ के छाल से किया जाता वे है। ऑप्शन ए मियादी बुखार, बी मलेरिया, सी चिकनगुनिया या डी डेंगू। तो याद रखिएगा, जो तेज बुखार कपकपी से आती है और सिनकोना के पेड़ से इसका क्या मिलती है? दवा मिलती है। ठीक है, तो वो है हमारा मलेरिया। क्या है हमारा? मलेरिया। और सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी दवा मिलती है? तो कुनेन। याद रखिएगा, कौन सी? कुनेन। और एक और क्या है, किससे होता है मलेरिया आपका? फीमेल एनोफिलीज से होता है। किससे? फीमेल एनोफिलीज से। ठीक है, और डेंगू किससे होता है? एंडीज से। डेंगू किससे होता है? एंडीज से। चिकनगुनिया भी मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, ये यानी कि बी ऑप्शन मलेरिया बिल्कुल मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। इसके विषय में कुछ कथन दिए हैं, उसमें विचार कीजिए। पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये सही है, पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर दे सकता है। चौथा, ये कीड़े मकोड़े को खींचने की के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो पहले देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए, इस टाइप का होता है, ये घड़े जैसा मुंह होता है इसका। ऊपर देखिए है, दिख रहा है ना, ऐसा होता है ये। ठीक है, ये बने हुए हैं। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। ठीक है, सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल सही है, हमने अभी देख लिया। तीसरा, ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर क्या करता है? नहीं, ये चूहे तक को खा लेता है। ठीक है, चूहे तक उसमें समा जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, छोटे कीड़ों मकोड़ों के खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। नहीं, कोई आवाज़ नहीं निकालता। इसमें से कुछ तरल पदार्थ निकलता है जिसमें कि क्या होता है, ये कीड़े मकोड़े और आते हैं तो उसमें फिसलते हुए नीचे चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन 1 और 2 केवल इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि सी ऑप्शन सही है हमारा। कौन सा? सी। इस पर टिक कर देते हैं। इसको घटपर्डी भी बोलते हैं, इसको ठीक है, क्या बोलते हैं इसका नाम? क्या है? घटपर्डी या पिचर प्लांट। घड़े जैसा मुंह है ना, पिचर प्लांट, निपेंथिस को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 8th, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ए अबू धाबी में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी राजस्थान के रेगिस्तानों में या डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तान ओक। ठीक है, कैसा होता है वो देख लेते हैं हम। देखिए, इस टाइप का होता है ये लगभग कितना बड़ा होता है? 10 से 16 मीटर की इसकी फीट इसकी हाइट होती है। ठीक है, और इसके में क्या होता है ना, ये अपने तनु, इसकी जड़ें इतनी लंबी तक चली जाती है नीचे, जहाँ पानी को ये ले लेता है, पानी प्राप्त कर सकता है, और इसके तनु में पानी इकट्ठा हो जाता है। और वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, ऐसे ये ऐसे देखिए, इसके तने में गड्ढा ऐसे करके और फिर पानी यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट टाइप में आ जाती हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ए सुनीता विलियम्स, बी बछेंद्री पाल, सी सूर्यमणि
या डी कड़म मल्लेश्वरी? तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, आपने देखा भी होगा ने, कड़म मल्लेश्वरी। ये अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो खेल यूनिवर्सिटी खुल गई है ना, प्रथम खेल यूनिवर्सिटी की प्रथम वाइस चांसलर बनी हुई हैं ये, ठीक है। और सुनीता विलियम्स तो क्या है, हमारी अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, ठीक है। बछेंद्री पाल क्या माउंट एवरेस्ट में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। और सूर्यमणि कौन है? सूर्यमणि ये झारखंड की आदिवासी हैं, ठीक है। ये एक चैप्टर भी एनसीईआरटी में, झारखंड के आदिवासी हैं जो पर्यावरण के लिए जिन्होंने बहुत लड़ाई करी थी अपनी गांव में, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को तो मतलब वो काटा जा रहा था, तो इन्हें बचाव के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 यानी कि 2120 किलोमीटर है, तो यात्रा में ट्रेन की औसत चाल की थी। चाल पूछी है। व्यक्ति कब से चलना शुरू करा है? व्यक्ति ने 29 नवंबर से, और कब तक चला है? 1 दिसंबर 2019 तक। 29 नवंबर को वो कितने बजे चला? 19:45। 19:45 का मतलब शाम को 7:45 पर चला है वो, ठीक है। और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर वो पहुंच जाता है। पहले तो आप टोटल इसका टाइमिंग काउंट करिए। हमारे देखो 29 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, 29 नवंबर के 7:45 से 30 नवंबर की 7:45 तक 24 घंटे हो जाते हैं पूरे। कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे, ठीक है। अब वो पहुंचा कब? अब वो 1 दिसंबर को सुबह पहुंचा 11:45 पर। अब आप 12 बजे से यानी कि 30 नवंबर की रात 12 बजे से आप टाइमिंग शुरू करिए। 12 से 11:45 तक कितना बचेगा? काउंट करिए। ये तो हमारे 24 घंटे ये हो गए, ठीक है। और जब आप काउंट करेंगे ना 7:45 से अपना 7:45 के बाद 7:45 के आप कितने मिनट बचे? 8 बजने के लिए 15 मिनट बचे, वो हम इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। 8 से 11 कितने हो गए हमारे? कितने घंटे हो गए? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 और 1 16, टोटल हमारे 16 घंटे हो गए हैं। 24 और 16 कितने होते हैं? 24 और 16 हमारे होते हैं 40, ठीक है। 40 घंटे चला बैठा रहा बेचारा ट्रेन में, ठीक है। अब क्या दे रखा आपको? दूरी दे रखी है। ये आपको दूरी दे रखी है इतनी, कितनी दी है? देखिए ये दूरी है आपकी, ठीक है। अब दूरी, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। अब दूरी कितनी है? 21, 20 और टाइम कितना है? 40। अब आप इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, एक पढ़ लीजिए, 4 पंजे 20, 1 बचा 12 हो गए, 4 तियाँ 12, 53। आपका कितना आ गया? 53 घंटे, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें आपका ऑप्शन, इसमें है ना सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किलोमीटर प्रति आर। और किलोमीटर प्रति आर इसकी यूनिट है, क्योंकि किलोमीटर में थी आपकी दूरी और आर में आपका क्या था? समय था, ठीक है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। इसका एक और मेथड है लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए ऐसे आप गिन के टाइमिंग से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है। रीनू की दादी ने उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताया कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। अगर आप ऑप्शन 1 और 2 कर देखें कि हाँ अब क्या है, कुएं के पास के स्थान पे क्या मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये सही है। और दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं इसलिए कुएं भी सूख गए, क्योंकि बोरिंग पंप में ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, उसमें फिर पानी ही नहीं बचा है कुओं में। तीसरा ऑप्शन इतना करेक्ट नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल हो गए तो वो कुओं का यूज़ नहीं करें, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 हमारा सही है। तो कौन से वाले ऑप्शन में ये देखिए, ए में 1 और 2, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? जड़ भोजन, पहला ऑप्शन है भोजन भंडारण, यानी कि भोजन को इकट्ठा करना या संचित करना, सही है, करती है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, देखते हैं। सी पौधों को सहारा देना, हाँ जड़ें देती हैं। डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, हाँ वो भी करती हैं। ऑप्शन बी इसमें गलत है, ह्यूमस नहीं देती। ह्यूमस का मतलब होता है जैसे हम वो हो गया हमारा, जैसे हम उसमें क्या डालते हैं, गोबर और उसकी खादें डालते हैं ना, वो नेचुरली मिलता है पौधों को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। अब देखिए जी, बगुला और भैंस पे बैठता है, क्यों बैठता है, देखिए। पहला ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। डी बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो कौन सा ऑप्शन आपको भी सही कौन सा लगेगा? ए, भैंस तथा बगुले में कैसा है, सहजीवी का संबंध। सहजीवी मतलब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप देखो भैंस ने इसको बैठा रखा है क्योंकि बगुला क्या करेगा, इसकी जो गंदगी वो साफ कर देगा और वो बैठ जाएगा उसमें, मजे लेगा, है ना। तो इसमें सहजीवी का संबंध होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, बी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, सी भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसमें ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, जंगल अधिकार नियम 2007, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या डी झारखंड। तो जो इसमें ऑप्शन है वो आप बिल्कुल रट लीजिए, झारखंड। ये कुडुख भाषा कहाँ की है, ये क्वेश्चन आ जाता है। सूर्यमणि जो अभी हम लोगों ने एक ऑप्शन में पढ़ा था ना, सूर्यमणि, वो एक जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कुडुख भाषा का प्रयोग करती थी सूर्यमणि, क्योंकि वो झारखंड की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? अगर आप इसमें मैप भी ना देखें ना तो भी आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन उत्तराखंड राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश पंजाब या सी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। अगर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर होता है, उसके सबसे पास में एक हिमाचल प्रदेश और पंजाब होता है। आप मैप का यूज़ करके भी देख लीजिए। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। इसके पास सबसे पास में कौन सा है हमारा, देखिए एक पंजाब है और एक हिमाचल प्रदेश है, दोनों हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया है। अब ये कौन से ऑप्शन में है हमारा? ये हमारे ऑप्शन सी में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए फाख्ता, बी शकरखोरा, सी बया या डी कलचिड़ी। ये देखिए ऐसा टाइप का होता है, ये देखिए ये बना रखा है कैक्टस के बीच में अपना घोंसला। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा फाख्ता। कौन सा होगा? ऑप्शन ए फाख्ता, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब मैंने कुछ पक्षियों के घोंसलों के बारे में बता रखा है, कैसा किसका होता है, देखिए पढ़ते हैं। चलिए, शक्करखोरा नामक पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती। याद रखना, शक्करखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाएगी। फाख्ता पक्षी नागफनी के कांटों के बीच पढ़ लिया। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, याद रखना, वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है तथा कौवे अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को सेता। आपने पढ़ा भी होगा कि कौवा क्या समझता है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा अंडा है, ठीक है। सी चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट तक चौड़ा होता है, याद रखिएगा। कलचिड़ी जिसे इंडियन रॉबिन बोलते हैं, इस नाम का पक्षी घोंसला जमीन पर बड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है और उसी में अंडा देती, याद रखना, कलचिड़ी आ जाता है ये। फिर है बीबर पक्षी जुलाई चिड़िया, अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है, ठीक है, और रानियों से लटकता हुआ होता है। घोंसला नर वीवर बनाता है तथा मादा वीवर उन सभी घोषणाओं को देखती है। मतलब यहाँ पे भी फीमेल क्या कर रही है,
फीमेल देख रही है, केवल बना नर रहे हैं, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है, वो भी पसंद करेगी कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो बीवर पक्षी ऐसा बनाता है। फिर दर्जन चिड़िया, दर्जन क्या है, दर्जी की तरह ना, नाम दर्जी है, तो वो सिल के टाइप का बनाती होगी, अपनी नुकीली चौथ की सहायता से पत्तों को सी लेती है, देखिए। ठीक है, और उसी के बीच थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। फिर है उल्लू, पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता, कोई होता है खोखला भाग, उसी में दे देता है अंडे। ठीक है, बसंत गौरी नामक पक्षी पेड़ के तनों में घोंसला बनाती है। फिर कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। ठीक है, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर या सुनसान पेड़ों पे खोखला में चट्टान की दरारों में बनाता है। अब ये शक्करखोरा का देखिए ऐसा होता है। ठीक है, लटकता हुआ। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किस विटामिन, 18th क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन के? तो हमारा ऑप्शन आपको पता ही होगा, विटामिन के। ठीक है, जो रक्त को बहने में वो करता है, घाव से बचाता है। ठीक है, अब हम लोग इनके थोड़ा क्या पढ़ लेते हैं, थोड़े इनके बारे में। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? बाकी के बचे हुए ए, डी, ठीक है, के, बाकी के सारे विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है, ई। अब इनके थोड़े रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं हम। ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। इसका बी का थाइमीन, सी का एस्कॉर्बिक, के को, और इस डी का क्या होगा? कैल्सीफिरॉल। ठीक है, कर लेना। ई का क्या होगा? ए का रेटिनॉल, बी का थाइमिन, मैंने याद करा था ऐसे, रथ एक टॉफी, टॉफी कैसे, रथ एक टॉफी। ई का है हमारा टोकोफिरॉल और के का है हमारा फिलिक्विनोन। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, रथ एक टॉफी से आप याद कर लेना। ठीक है, आ जाता है इसमें जरूर, और वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, इसमें यही पूछा जाता है। और क्या कहते हैं, रात में दिखाई नहीं देना किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। मसूड़े वगैरह में से खून निकलने लगता है, होंठ फटने लगता है, वो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? वो विटामिन डी मिलता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी प्लेग या ऑप्शन डी तपेदिक। तो इसमें ऑप्शन जो सी है प्लेग, वो सही है एकदम। ठीक है, मलेरिया आपको पता है किससे फैलता है? हमारे मच्छरों से। चेचक में हमारे क्या होता है, चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, और तपेदिक हमारा टीबी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल, खरीफ की फसल नहीं है? 3 होती है हमारी, रबी, खरीफ और जायद। तो चावल, गेहूं, गन्ना, गेहूं, मक्का, तो कौन सा इसमें है? देखो रबी में क्या होता है, रबी की फसल, रबी के में हमारी कौन कौन सी होती हैं? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। अब गेहूं इसमें आ रहा है तो यानी कि ये नहीं होगी खरीफ की। खरीफ में क्या होता है हमारा? चावल, गन्ना, मक्का होगा, लेकिन गेहूं नहीं होगा। गेहूं काय की है? रबी की है, याद रखना। ठीक है, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब रबी की होती हैं। और जायद की होती हैं आपकी, जैसे वो खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, जिस टाइप के फल होंगे वो आपकी जायद की होगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए हंस, बी मोर, सी कोयल, डी मैना। ये तो सबको पता होना चाहिए, बी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय वो क्या है हमारा? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। ठीक है, और हमारे ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:1।
2, कितने का? 3:2 का। ये भी पूछ लेते हैं कितनी तिल्लियाँ होती है इसमें? 24। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सब बीच में कौन सा, नीचे कौन सा, पूछ लेते हैं। ठीक है, केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। 24 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है ए एकदिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय या डी उभयदिशीय। तो इसमें होता है एकदिशीय। खाद्य श्रृंखला जो होती है ना, फूड चेन कि सबसे पहले सूर्य से किसको मिल रहा है? वो पौधों को, फिर पौधों से प्रथम उत्पाद, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, इस टाइप से। तो हमेशा वो एक दिशीय होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 23वां क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये? स्रोत। ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा या डी भोजन। पारितंत्र में हमारा ऊर्जा का कौन सा प्रथम स्रोत है? प्राथमिक स्रोत, वो है हमारा सूर्य का प्रकाश। अब आप चाहे देख भी लीजिए, ये देखिए सूर्य है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, ये सूर्य है। सूर्य से उत्पाद ये हमारा पौधों ने खाना, पौधा है समझ लीजिए। पौधे को किसने खाया? पौधे को माना बकरी ने खा लिया, अगर आप देखें। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता अगर आया कोई शाकाहारी, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कोई शाकाहारी, माना बकरी ने खा लिया। अब बकरी को किसने खा लिया? बकरी को खा लिया हमारे मांसाहारी ने, माना शेर ने खा लिया। ठीक है, इस टाइप से देखिए एक ही दिशीय भी है और प्राथमिक स्रोत कौन सा है हमारा? सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? ए पैवलॉक को, बी पियाजे को, सी कोहलवर्ग को या डी स्किनर को। तो ऑप्शन बी पियाजे हमेशा याद रखना है इस वाक्य को कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये पियाजे का मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी आपको, कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें भी बताया था आपको ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता या डी उत्तीर्ण करना। आप अपने बच्चों को वैधता भी देंगे, विश्वसनीयता भी देंगे, वस्तुनिष्ठता भी देंगे, लेकिन उत्तीर्ण करना यही आपका मकसद नहीं है। आपको बच्चों को हर चीज़ सिखाना है। जब बच्चों में ये सब कुछ आ जाएगा तो पास तो वो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? डी हो गया इसमें। 26वां क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ए ऑप्शन वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय या डी निबंधनात्मक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको पूछने चाहिए। ठीक है, इससे उनमें रटने की प्रवृत्ति कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ए पाठ्य पुस्तक, बी पौधों का अवलोकन, सी श्यामपट्ट या डी पौधे का चित्र। अगर आप बच्चों को पौधों के भागों के बारे में बता रहे हैं, ये जड़ है, ये तना है, तो क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक से पढ़ाएंगे, पौधों को बच्चों को दिखाएंगे, अवलोकन करवाएंगे कि पौधा दिखाया, एक्चुअल का पौधा दिखाया, फिर अवलोकन करवाया कि ये जड़ है, ये तना है, ये सब कुछ बताया, या सी श्यामपट्ट पे बना देंगे या पौधे का चित्र बना देंगे। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पौधों का अवलोकन करवाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी या डी गृह कार्य पूर्ण करना। अगर आप एक टीचर बन रहे हैं तो आप बच्चे को कैसे मोटिवेट करेंगे? ठीक है, तो वो कौन सा, आप बच्चों को ये सोचेंगे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आपकी टीचिंग अच्छी होगी तो बच्चा खुद ही ज़्यादा आएगा कि हाँ गांव में पता चल रहा है कि हाँ ये मास्टर जी आए बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को भेजेंगे उनके पेरेंट्स। बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, जी आप बच्चों से जितना प्रश्न पूछेंगे वो उतने मोटिवेट होंगे। सी कक्षा में एकदम खामोशी, नहीं खामोश से तो नहीं होगा ना। और डी केवल गृह कार्य देतेंगे, नहीं। तो यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल या डी सौरमंडल। तो देखो मानव, वायुमंडल और जलमंडल तो है, सौरमंडल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी इसमें हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या डी बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना।
इसमें जो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट है। आप बच्चों को खुद उनको दीजिए बीज कि वो बोएं और खुद उसको देखें, ऑब्जर्व करें क्या क्या हो रहा है उसमें, फिर उसमें बताएं कि फिर उसको उनको चित्र बनाने की वो बताएं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन एकदम डी है उसका करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, जल मंदिर का संबंध किनमें से किससे है? पहला ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी बौद्ध धर्म या डी जैन धर्म। तो इसमें ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होता है, जैन धर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस निम्न से कब मनाया जाता है? ए 3 नवंबर, बी 3 अक्टूबर, सी 3 दिसंबर या डी 3 मार्च। तो इनमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 3 दिसंबर। अब दिसंबर तो आने वाला भी है, याद रखिएगा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? ए सेमिनार, बी क्रियात्मक शोध, सी केस स्टडी या इनमें से सभी। अगर आप ऑप्शन सी देखें ना, केस स्टडी, आप एकदम बच्चे का केस लेके उसकी स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा वो बालक को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सी ऑप्शन एकदम इसमें करेक्ट होता है। अब 34वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वाला आपका कपड़ा कौन सा जो आप पहनते हैं? ए है सूती, बी रेशमी, सी पॉलिस्टर, डी रेयॉन। ये सब आप देखिए पॉलिस्टर, रेयॉन ये तो वैसे हैं, पॉलीमर हैं, इनको नहीं पहन सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सूती। आपने पहनते ही होंगे सूती, ठीक है, पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाना है, ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी तापीय परिवर्तन या डी नाभिकीय परिवर्तन। आपने पढ़ा भी होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमारे जो परिवर्तन होगा, जैसे हमारा दूध, ए ऑप्शन में भौतिक परिवर्तन में अगर हम किसी चीज़ को बना लेते हैं तो उसको दोबारा फिर से उसमें चेंज कर लिया जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम पानी को जमा दें तो बर्फ़ बन जाएगा, फिर पिघल के वो पानी बन जाएगा, तो ये हमारा फिजिकल चेंज होगा। बी ऑप्शन है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई चीज़ एक बार बन गई तो दोबारा हम उसको उसकी पहली अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही बना ली तो दही से दूध नहीं बन सकता, और दूध से दही बनाने में जो जीवाणु का यूज़ होता है वो इसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए इस 35 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट होता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, दूध से दही बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? ए व्याख्यान, बी आगमन, सी निगमन या डी प्रयोगशाला। अगर आप पर्यावरण में बच्चों को पर्यावरण के थ्रू सिखाना चाहते हैं तो आप उसको सब कुछ दिखाएंगे कि ये जानवर हैं, ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ लगा के दिखाएंगे। तो ऑप्शन डी अगर आप देखें प्रयोगशाला विधि, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावशाली है। व्याख्यान करके बच्चा बोर हो जाता है ना। बी आगमन में क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं, और निगमन में नियम से फिर उदाहरण की ओर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए टीचिंग लाइट मटेरियल, बी टीचिंग लर्निंग मेथड या सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या डी टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचर जो यूज़ करता है ना सामान का लर्निंग के थ्रू, तो वो क्या है? हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLM, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी एकदम करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, तंबाकू की आदत किससे होती है? ए कोकीन, बी कैफीन, सी निकोटीन या डी हिस्टामिन। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, निकोटीन। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ए चैत्र शुक्ल तीज को, बी श्रावण शुक्ल तीज को, सी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या डी चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इसमें ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल तीज को सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा प्रताप या डी महाराज जयसिंह। तो इसमें ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, महाराणा कुंभा ने हमारा विजय स्तंभ को बनाया था। और विजय स्तंभ कैसा था? ऐसा था, ठीक है। चलिए ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।